हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो पहले हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी वस्तु में उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे माना हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। अब हमने क्या किया, हमने इसको दबाया, प्रेस किया, तो क्या हुआ कि ये स्प्रिंग इस पोजीशन में आ गई। अब क्योंकि इसमें ये इस पोजीशन में है तो इसके अंदर एक ये क्षमता है कि जैसे इसको मौका मिलेगा ये दोबारा से क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से खुल जाएगी यानी इसके अंदर वर्क करने की, कार्य करने की क्षमता आ गई। ठीक, तो ये कैसे आई, ये थी इसकी पोजीशन। जो हम इसकी विशेष पोजीशन में इसको लेके आए थे, इसकी स्थिति को हमने ऐसा कर दिया था, ठीक है, ऐसे दबा के, तो उसके कारण इसके पास ये एनर्जी आई है। ठीक है, अब ये एनर्जी किसके बराबर होगी, जो इसकी पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण जो इसके पास एनर्जी आई है वो किसके कारण होगी, जो हमने वर्क डन किया था, हमने कार्य किया। हमने क्या किया, हमने इस स्प्रिंग के ऊपर कार्य किया, स्प्रिंग क्या हुई, दब के इस तरीके से हो गई और इसके अंदर क्या हो गई, दोबारा से कार्य करने की क्षमता आ गई। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, एक वाटर का एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक टैंक है हमारे पास, इसके अंदर पानी भरा है। अब इसको हमने पाइप से दूसरे टैंक से जोड़ दिया, यहाँ पे दूसरे टैंक से जोड़ दिया। जैसे ही ये पानी को यहाँ से जाने की छूट मिल जाएगी तो क्या होगा, ये पानी अपने आप इधर इस पाइप से होता हुआ इस वाले टैंक में आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि इसकी पोजीशन ऐसी है। ठीक है, दोबारा से स्थिति वाली बात आ गई, क्योंकि इस पानी की ऐसी स्थिति है कि ये क्या हुआ, यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। अब जो इसके पास ये कार्य करने की क्षमता है, जो कि पोजीशन के कारण थी, उसको हमने इसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे वो पानी की स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब पानी की स्थितिज ऊर्जा आई कहाँ से, जब हमने किसी भी साधन से पानी को ग्रेविटी के विरुद्ध लाके यहाँ डाला होगा। तो जब हमने इसमें कार्य किया, गुरुत्व के विरुद्ध हमने यहाँ पे कार्य किया और वाटर टैंक में भरा, तो जितना हमने कार्य किया वही इस वाटर की स्थितिज ऊर्जा के रूप में सेव हो गया। तो इतनी बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा किए गए कार्य के बराबर होगी। अब स्थितिज ऊर्जा में ये भी डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कार्य कर रहे हैं ग्रेविटी के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, ठीक है, किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उठा के ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोजीशन और यहाँ की पोजीशन में अंतर आया, तो ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य किया है तो क्या आ जाएगी, तो वो बनेगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम ये स्थितिज ऊर्जा डिपेंड करती है कि आप किस फोर्स के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब हम मानते हैं, माना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी न किसी आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो माना इस धन आवेश के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे बना देते हैं, मान लो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब क्या है, सपोज कि एक चार्ज है दूसरा, उसको हमको उठा के यहाँ लाना है। ठीक, तो क्योंकि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जो इसको बाहर की ओर धक्का देगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कह देंगे या बाहरी फोर्स कह देंगे। तो जब हम वो बाहरी फोर्स लगाएंगे इसके बराबर, तब जाके ये क्या आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो माना हम इसको इधर ले आए, ये यहाँ पे आ गया, तो लगातार इसमें प्रतिकर्षण का बल तो है ही, ये एक दूसरे को दूर धकेल रहे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों ऐसी पोजीशन में आ गए हैं, तो जैसे इसको मौका मिलेगा ये दूर जाने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर वर्क करने की क्षमता आ गई। ठीक है,
तो ये जो क्षमता आई है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सिमिलर है कि अगर हम जितने चार्जेस को पास पास में लाते रहेंगे, हम इसको उठा के यहाँ लाए, फिर एक और चार्ज को उठा के यहाँ ले आए, तो अब ये क्योंकि एक दूसरे को तो दूर भगा रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अपने आप इधर को जाने की टेंडेंसी रहेगी। तो जैसे जैसे हम आवेश को पास में लाते जाएंगे, सेम आवेश को, उनके अंदर एक कार्य करने की क्षमता आ जाएगी जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये होगी वर्क डन के बराबर, जो हमने वर्क डन किया था। तो अब देखिए यहाँ पे एक आवेश था, मान लो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और ये पॉइंट है, माने एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, और यहाँ पे एक क्यू आवेश को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हैं। ठीक, तो इसको जो वर्क करना पड़ेगा ए से बी तक, वो हमको पता है कि क्या होता है, वर्क डन होता है एफ इंटू डी आर, ये वर्क डन होता है। ठीक है, फोर्स गुणा गया दूरी। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ए से बी तक हम ले जा रहे हैं, और फोर्स देखो, जो फोर्स हम लगा रहे हैं बाहरी, ठीक है, वो गुणा गया दूरी। मान लो ये दूरी चल रहा है डी आर, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई डी आर हो जाएगा। तो ये क्या था, ये हमने बाहरी लगाया था। अब क्योंकि जब हम आवेश को क्या करेंगे, जब हम आवेश को पास में लाएंगे, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, तो हमेशा इसको पॉजिटिव में रखेंगे। अब वर्क डन, अगर हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पे लाके जब आवेश को छोड़ दिया, मान लो यहाँ पे आवेश को लिया है और छोड़ दिया, तो ये अपने आप इधर को जाने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन किसके कारण होगा, ये वर्क डन होगा जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक, तो एक फोर्स हमारे पास कौन सा आएगा, जब ये बी से ए की तरफ जाएगा, माइनस एफ ई इंटू डी आर। ठीक है, तो जो फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो हमने पॉजिटिव साइन लिया। और जब क्या होगा, ये दूर जाएगा, जिसमें कौन सा फोर्स कार्य करेगा, जिसमें ये एफ ई वाला बल कार्य करेगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र के कारण है, तो वहाँ उसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, A से B तक गया है, तो A पॉइंट पे जो स्थितिज ऊर्जा थी उसको हमने A से दिखाया, UA से दिखाया, और जो B पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा थी हमने उसको UB से दिखाया। ठीक है, ये B पॉइंट की थी। तो टोटल एनर्जी में चेंज कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में टोटल स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव आया, डेल U बराबर UB माइनस UA। तो ये कितना बन गया, ये बराबर हो जाएगा A से B तक ले जा रहे हैं। ठीक है, A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा हो जाएगा वर्क AB। ठीक है, और ये कार्य करना पड़ा है इसे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे अगर हम कार्य को तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, ऐसी ग्रेविटी में देखेंगे हम कार्य को तो वो ग्रेविटेशनल स्थितिज ऊर्जा है। अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। स्थितिज ऊर्जा में क्या था, आपके पास जितना भी आवेश होगा, फॉर एग्जांपल मान लो 20 कूलाम है, ठीक है, तो इसको ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना टोटल वर्क हुआ वो तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक, पर वैद्युत विभव में क्या हम देखते हैं, वैद्युत विभव में हम वर्क डन देखेंगे, कार्य देखेंगे, पर केवल यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल सिर्फ एक कूलाम के लिए देखेंगे, ठीक, तो
इसमें तो सारा का सारा जितना भी आवेश है उसको ले जाने में जो वर्क डन है वो हमारा स्थितिज ऊर्जा है, और यूनिट चार्ज एकांक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वैद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज को हम लाएंगे इन्फिनिटी से, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए ए बिंदु तक लाते हैं, तो यहाँ जितना वर्क डन करना पड़ा उसको हम वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट चार्ज होगा केवल। अगर एकांक आवेश होगा तो हम उसको वैद्युत विभव कहेंगे, अगर एकांक आवेश से ज़्यादा है तो उसका जो टोटल वर्क डन होगा उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो मान लीजिए हम इसको किसी पॉइंट अनंत से लेकर किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन Q। ये वर्क डन होगा इन्फिनिटी से लेकर किसी भी पॉइंट तक। मान लो हम A पॉइंट तक लिया है, तो इन्फिनिटी से लेकर A पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया गया उसका अपॉन Q। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक हो जाएगा। W का मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मात्रक, W अपॉन Q से, यानी कि जूल बटा कूलाम, ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, जूल पर कूलाम। अब इसकी वीमा निकाले तो वीमा कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन की वीमा क्या होती है, कार्य की वीमा क्या होती है, mL/T-2 अपॉन कूलाम की वीमा क्या होगी, आवेश की AT। तो ये वीमा हो गई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, mL²T-2, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा A-1 और T-1। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो m तो एक ही है तो m हो गया, L भी यही है, L2 हो गया, T यहाँ पे 2 ये है और 2 एक ये है, तो T⁻² माइनस T⁻⁻1, तो टोटल कितनी हो गई, T⁻³ ये हो गई। तो T⁻³ और A⁻⁻1 ये वीमा हो जाएगी। ठीक है, ये V की वीमा हो गई, मात्रक भी हमने निकाल दिया। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, और किसी एकांक आवेश को इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब बात आती है वैद्युत विभवांतर की। तो माना हमारे पास दो बिंदु हैं, ये हो गया B और ये हो गया A। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ऑब्वियस बात है। अब क्या है, मान लो हम किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर A पॉइंट तक लाते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इसका क्या हो जाएगा, इसका A पॉइंट का विभव हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो जो कार्य करना पड़ा वो इसके B पॉइंट का विभव हो गया, VB। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो अंतर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा VB माइनस VA, ये इन दोनों पॉइंट का विभवांतर है। तो अब क्या होगा, अगर मैं किसी पॉइंट A पॉइंट से B तक ले जाऊं, A पॉइंट से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु A से B तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है
वो उसका विभवांतर हो जाता है दो बिंदुओं के बीच का। ये दोनों के दोनों बिंदु क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे। और यहाँ पे भी ये जो एकांक आवेश होगा ये धनावेश होगा, ठीक है ना। एकांक धनावेश माना जाता है परीक्षण आवेश हमेशा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, जो विभवांतर है, विभवांतर को हम दिखाते हैं डेल वी से, ठीक है। तो जो वर्क डन करना पड़ा हमको कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, ए से बी पॉइंट तक लाने में, इसको हमने विभवांतर बोल दिया। और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी पॉइंट और ए पॉइंट के विभव में जो अंतर है उसको हम विभवांतर कहेंगे, ठीक है। अब चाहे हम विभव की बात कर लें, चाहे हम विभवांतर की बात कर लें, तो वैद्युत क्षेत्र में किया गया जो कार्य होता है पाथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो शब्द है पथ पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वैद्युत बल होगा, वो संरक्षी है। तो वैद्युत बल संरक्षी होने का मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में कुछ भी कार्य करोगे तो वह पथ पर निर्भर नहीं करेगा। माना हमारे पास दो पॉइंट है ए से बी, ठीक है। अब आप ए से बी तक यहाँ जाओ, या इस रास्ते से जाओ, या इस रास्ते से जाओ, कहीं से भी जाओ घूम फिर के, अगर आप ए से बी तक जाओगे तो ये केवल और केवल बिंदुओं की स्थिति पर डिपेंड करेगा, ना कि इसके रास्ते पर, ठीक है। तो चाहे हम यहाँ से इस वाले रास्ते से गए, चाहे हम दूसरे रास्ते से गए, चाहे हम तीसरे से, चाहे हम चौथे से गए, इन सभी के चारों के वर्क डन सेम होंगे, कार्य सेम होगा। तो कभी ये पूछा जा सकता है कि वैद्युत बल संरक्षी होता है, इसको समझाइए। तो इसका मीनिंग यही है कि पथ पे निर्भर नहीं करेगा, कोई भी रास्ता ले लो, वर्क डन सेम रहने वाला है। अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहें, तो अब 1 वोल्ट की परिभाषा निकालनी है, तो हम पहले फॉर्मूला देखेंगे, V = W/Q। इस तरीके से होता है। अगर हम W का मान रख दें 1 जूल कार्य किया, और Q का मान रख दें 1 कूलाम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा V = 1 वोल्ट। तो यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगी, हमारे पास फॉर्मूला है V = W/Q। तो W का मान रख देंगे हम 1 जूल, और Q का मान रख देंगे 1 कूलाम। तो आंसर कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले से, 1 वोल्ट। V = 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन बन जाएगी इसी फॉर्मूले से, ये सब रख के इससे डेफिनेशन बनेगी। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है, एकांक आवेश और 1 जूल कार्य करना पड़े, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से डेफिनेशन बनाते हैं हमको फॉर्मूले से ही डेफिनेशन निकालनी है। तो हमने अभी बात करी थी कि वैद्युत बल संरक्षी होता है, तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो माना हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक किसी चार्ज को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारे पास वर्क डन, WAB/Q0 VB - VA। इसी तरीके से मान लो हमने क्या किया कि B से A तक ले गए अब हम, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, WBA/Q0 Q0। तो ये हो जाएगा VA - VB। अब अगर हम ये दिखा दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया कार्य और यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया कार्य बराबर है, ठीक, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वैद्युत बल संरक्षी होगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस रास्ते से जा रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ए से लेकर पहले हम बी तक ले गए, फिर बी से लेकर हम ए तक ले गए, ये हमने पूरा कार्य किया। तो हम इसको पूरे कार्य को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पूरा कार्य देखते हैं कितना आएगा जोड़ के, WAB/Q0 प्लस WBA/Q0 इज इक्वल टू VB - VA प्लस VA - VB। ये VB प्लस का है और ये VB माइनस का है, कट जाएंगे, और ये VA से VA कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0। तो हमारा जो ये वर्क डन था V
जब हम क्या आवेश को ए से बी तक ले गए और बी से ए तक ले गए तो टोटल वर्क डन 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में कार्य जो किया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया, तो दोनों बराबर थे। ठीक है, तो संरक्षी होने का मतलब है, किसी भी बल के संरक्षी होने का मतलब है कि उस बल के विरुद्ध अगर हम कार्य करेंगे तो वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल पहली और आखिरी पोजीशन वाले बिंदुओं पर निर्भर करता है। अगर बिंदु सेम है तो कोई सा भी रास्ता ले लो, वो सारे के सारे कार्य सेम आएंगे। मैथमेटिकली इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है।